हेलो एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि अपने पहली कक्षा के अंदर देखा कि हार्डवेयर के बारे में अपने सारी बातें की। अब अपने पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर की बात करें तो अपने पास क्या होता है भाई, कंप्यूटर। और कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया था? कंप्यूटर को अपने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला जो भाग था हार्डवेयर, उसके बाद दूसरे भाग की बात करें सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो अपना जो हार्डवेयर टॉपिक है वो पूरा हो गया था। यानी हार्डवेयर क्या होते हैं वो बात करते हैं। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये अपने पढ़ लिया था। अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का जो समूह होता है, यानी प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के। सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से? नंबर एक, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर दो की बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। यानी अपने पास सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि किसी भी सिस्टम यूनिट के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले जो अपने पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद अपने को किसी भी प्रकार का जो कार्य करवाना है तो अपने को कार्य करवाने के लिए आवश्यकता पड़ती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यानी अपने कह सकते हैं कि जिनका प्रयोग हम अपने निजी कार्य के लिए करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब अपने बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो नंबर एक बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इससे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मूलभूत सॉफ्टवेयर। और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में डिवाइड कर दिया भाई? चार भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर एक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर दो की बात करें डिवाइस ड्राइवर। नंबर तीन की बात करें यूटिलिटी। और नंबर चार की बात करें तो सर्वर। यानी अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में कन्वर्ट कर दिया? इसको चार भागों में। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयरों की नींव। सॉफ्टवेयरों की नींव। क्योंकि यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो उसके ऊपर नॉर्मल सी बात है, जब अपने पास कोई चीज़ की नींव ही नहीं है तो अपने पास उसके बाद के काम तो कैसे संभव है? तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को क्या कहा जाता है? आपका सॉफ्टवेयरों की नींव कहा जाता है। और ये क्या करता है भाई? हार्डवेयर व जो आपका यूजर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो इसके बीच में समन्वय का मतलब इंटरफेस का कार्य करता है। यानी इनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। यानी अपने हार्डवेयर और जो आपके यूजर है, यानी यूजर का मतलब ये होता है कि यूजर क्या कहलाता है? प्रयोगकर्ता। यूजर क्या होता है भाई? यूजर प्रयोगकर्ता। यानी कंप्यूटर को जो चलाने वाला व्यक्ति होता है वो कहलाता है प्रयोगकर्ता। कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रयोगकर्ता। और प्रयोगकर्ता में क्या होगा कि कंप्यूटर, यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर और आपका जो यूजर है उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की।
किसकी? डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, डिवाइस का मतलब क्या होता है? उपकरण। और ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। यानी किसी भी, यदि आपके पास कोई भी डिवाइस लगी है, उस डिवाइस को आपने यदि एक्टिवेट करके उनको रन करवाना है यानी काम करवाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? उस डिवाइस से संबंधित आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और वही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। उसके बाद यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी का काम होता है प्रबंधन का, यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा विंडो फायरवॉल होता है, उसके बाद विंडो डिफेंडर, जो भी लेटेस्ट वाली जो विंडो आती है उसके अंदर विंडो डिफेंडर आता है। तो ये जो सारे होते हैं यानी प्रबंधन का जो कार्य करता है वो यूटिलिटी करता है। उसके बाद सर्वर की बात करें तो सर्वर अपने को पता होगा कि सर्वर क्या होता है कि अनेक यूजरों को डाटा प्रदान करता है एवं उनसे डाटा ग्रहण करके उसका स्टोरेज करता है। तो ये अपना जो होता है, ये बड़ी बड़ी मेन बातें होती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब अपने बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी ओएस, जिसे अपने कहा जाता है विंडोज। क्या कहते हैं? विंडोज कहते हैं ना। तो कौन कौन से यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अपने यूज के प्रयोग के आधार पर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, और कार्य के आधार पर भी देखें तो दो प्रकार के। प्रयोग के आधार पर यानी सिंगल यूजर, और दूसरा मल्टी यूजर। यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक ही व्यक्ति चला सके वो कहलाएगा सिंगल यूजर, जिसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाया जा सके वो कहलाता है आपका मल्टी यूजर। उसके बाद कार्य के आधार पर देखें तो एक आपका जो आता है वो आता है CUI, और दूसरा जो आता है GUI। CUI का मतलब होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, यानी आपने यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, उसके साथ समन्वय स्थापित करना है तो आपको क्या याद रखनी होंगी? कमांडें, यानी कमांड के माध्यम से चलेगा। जैसे कि अपने देखते हैं कि आपने प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल के साथ क्या दबाते हो भाई? P दबाते हो, तो आपका जो कमांड है वो किसकी काम करेगी? प्रिंट की। यदि आप कंट्रोल के साथ S दबाते हो तो आपके पास क्या करेगी? सेव की। इसी प्रकार से CUI के अंदर क्या आता था, आपको कमांडें याद करनी थी। कंप्यूटर को बूट करवाना है तो, या कोई भी कमांड देनी है, कोई फाइल को डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें CUI कमांड थी। लेकिन आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो आते हैं GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ग्राफिक के माध्यम से, ग्राफिक का मतलब होता है कि आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं, यानी आइकन्स के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं? उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं ना। भी आपने जैसे माई कंप्यूटर खोलना है तो माई कंप्यूटर का लोगो होगा, रिसाइकिल बिन खोलना है तो रिसाइकिल बिन का, पेंटिंग का खोलना है तो वो सारे आपके किसके हैं? ग्राफिकल यूजर के उदाहरण हैं। उसके बाद सिंगल यूजर की बात करें तो सबसे पहले जो MS-DOS बना था वो क्या था? सिंगल यूजर का उदाहरण था। उसके बाद बात करें यूनिक्स की तो ये यूनिक्स भी क्या था? सिंगल यूजर के उदाहरण थे। ठीक है जी। अब बात करते हैं मल्टी यूजर की। तो मल्टी यूजर के अंदर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा लाइनक्स। इस लाइनक्स का जो यूज होता है मुख्य रूप से सर्वर के रूप में होता है, यानी सर्वर के अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? लाइनक्स होता है। उसके अलावा विंडो आपके जो आती हैं विंडोज़ जितनी भी, चाहे वो XP है, 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 है, 11 है, 95 है, 98 है, ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके उदाहरण है भाई? मल्टी यूजर के उदाहरण है। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि ये अपना हो गया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मूल भाग है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आप किसी कंप्यूटर के अंदर नहीं होता तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल डेड है, यानी आप उसके ऊपर कोई भी प्रकार के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। अब अपने बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अपने शॉर्ट रूप में ये कह सकते हैं कि आप इनको क्या कहते हो? ऐप्स। और ऐप्स के बारे में लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि ऐप्स क्या होते हैं, यानी अपने समझें तो कह सकते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर यदि आपके पास क्या है? प्ले स्टोर है, और प्ले स्टोर में जितने भी ऐप दिखाई दे रहे हैं वो किसके उदाहरण है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यदि बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के?
एक तो आपका होता है रेडीमेड, और दूसरे की बात करें तो होता है यूजर डिफाइन। रेडीमेड और यूजर डिफाइन, यानी रेडीमेड का मतलब क्या होता है, वे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग सभी करते हैं, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरल हो गया। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये किसके उदाहरण है भाई, रेडीमेड के। आप इनका प्रयोग कहीं भी कभी भी कर सकते हो। उसके बाद अपने बात करते हैं यूजर डिफाइन की, यानी यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका प्रयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है, विशेष कार्य के लिए। यानी विशेष कार्य का मतलब समझते हो ना, कि जैसे अपने कह सकते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट के अंदर आपके पास यूजर डिफाइन होंगे। उसके अलावा आपके पास पेरोल, यानी आपने कोई सैलरी स्लिप जो तैयार होती है वो स्पेशल सॉफ्टवेयर यानी यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। अपने जो सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस के अंदर जो सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर है वो है MS ऑफिस। यानी अपने यहाँ बात कर चुके हैं कि अपने को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा पढ़ना है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर पढ़ना है, और पढ़ना कौन सा है, MS ऑफिस। तो अपने बात करते हैं MS ऑफिस की। MS ऑफिस यानी अपने MS ऑफिस के बारे में बात करें तो MS ऑफिस होता क्या है। सबसे पहले ये एक पैकेज है, यानी पैकेज का मतलब कि छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं ये मिलके एक बड़ा प्रोग्राम बना दिया, और उस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया वो रखा गया MS ऑफिस। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो यानी पैकेज है, यानी इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित किए गए। मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, मुख्य रूप से भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। और वो 3 कौन कौन से, पहले की बात करें MS वर्ड, यानी MS वर्ड, उसके बाद दूसरा MS एक्सेल, और उसके बाद MS पावर पॉइंट। ये जो 3 भाग होते हैं ये सबसे जरूरी जो भाग होते हैं MS ऑफिस के, ये 3 जरूरी होते हैं जिनका प्रयोग ऑफिसों में ज़्यादातर किया जाता है। यदि बात करें MS वर्ड की तो सबसे पहले इनके बात कर लेते हैं कि MS वर्ड के जो संस्करण है, यानी MS ऑफिस के संस्करण कौन कौन से हैं। तो इसका जो संस्करण रहेगा वो अपने शुरू होते हैं जैसे 97, इससे पहले भी थे, 97 के बाद 2000, 2000 के बाद 2003, 2007, 2010, उसके बाद 2013, 2016, 2019 और 2021, या इसे 365 भी कहा जाता है। यानी आपकी जो ये एप्लीकेशन अभी जो लेटेस्ट में यदि अपने बात करें सिलेबस की, तो अपने सिलेबस के अंदर 2019 जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किया गया, यानी MS ऑफिस 2019। इनका क्या फर्क होता है वो अपने आगे बात करते हैं ना। तो सबसे पहले MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड को जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये काम क्या करता है, वर्ड की प्रोसेसिंग के लिए काम करता है। फॉर्मेटिंग करनी है, आपने कोई भी अक्षर लिखना है, कोई भी पाठ्य सामग्री, आपने जितनी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री तैयार करोगे वो सारी कहाँ तैयार होती है, MS वर्ड के अंदर। तो अपने कह सकते हैं कि पाठ्य सामग्री को तैयार करने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि MS वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है तो उसको पहचानेंगे कैसे कि ये फाइल जो MS वर्ड की है या एक्सेल की है या पावर पॉइंट की है। तो MS वर्ड की जो फाइल बनती है उसका एक प्रारूप बनता है, यानी फॉर्मेट। प्रारूप का मतलब एक्सटेंशन, प्रारूप या फॉर्मेट। तो उसका फॉर्मेट जो बनता है वो बनता है DOCX। इसकी बात करें तो ये 2007 के बाद, 2007 से लेके 2021 तक जो फाइल प्रारूप रहते हैं ये रहते हैं। उससे पहले जो प्रारूप था वो था DOCX, DOC। ठीक है जी, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद इसकी जो फाइल बनती है बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है, यानी आपने MS वर्ड में फाइल बनाई और उस फाइल का नाम क्या होगा भाई, document1।
यानी आपकी जो फाइल बनेगी वो किस नाम से बनेगी, document1 के नाम से बनेगी। उसके बाद एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर आपकी जो फाइल, हाँ एक बात और, यदि आपने एम एस वर्ड को खोलना है, किसको खोलना है, एम एस वर्ड को, तो आपको एक कमांड याद रखनी होगी। सबसे पहले जो जरूरी कमांड होती है वो होती है रन। रन का मतलब होता है चलाना, और रन को कमांड याद रखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, विंडो बटन प्लस में आर। यदि अपने विंडो बटन प्लस में आर दबाते हैं तो अपने पास कौन सी कमांड खुलेगी, रन। और एम एस वर्ड को खोलना है तो आप लगाओगे विन वर्ड, यानी विन वर्ड से आपका क्या खुल जाएगा, एम एस वर्ड। वैसे ही अपने बात करें एम एस एक्सेल को, तो एम एस यदि विन वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है स्प्रेडशीट के नाम से, स्प्रेडशीट। यानी एम एस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, वह स्प्रेडशीट के नाम से। और यदि बात करें इसको ओपन करने की, यानी विंडो के साथ आर दबाया और आपने इसको ओपन करना है, ठीक है, तो ओपन करने के लिए आपको एक कमांड याद रखनी होगी, एक्सेल। यानी आपके क्या कमांड याद रखनी है, एक्सेल। और एक्सेल से होने के बाद अपने उसको एंटर करते हैं तो आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद इसका बात करें प्रारूप की, तो प्रारूप की बात करते हैं तो प्रारूप जो इसका होता है .xlsx होता है, ठीक है जी। उसके बाद फाइल नाम की बात करें, यानी फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनती है वो बनती है बुक1 के नाम से। और बुक1 के अलावा इसके बाद एक विशेष बात ये होती है कि इसके अंदर जो पेज होते हैं इन पेजों को अपने कहते हैं सीट। क्या कहते हैं भाई, सीट। और सीट की बात करें तो सीट होती हैं 3। अभी जो लेटेस्ट वाले में जो 2019 या 21 की बात करें तो इनमें जो बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या क्या है, 1, ठीक है जी। उसके बाद एम एस पावर पॉइंट की बात करें तो वही बात, एम एस पावर पॉइंट को जाना जाता है प्रेजेंटेशन के नाम से, प्रेजेंटेशन। यानी आपने किसी भी प्रकार का प्रस्तुतिकरण तैयार करना है तो आप जो एम एस वर्ड में करोगे, एम एस पावर पॉइंट में करोगे। इसी बात इसको खोलने की बात करें तो पावर PNT। उसके बाद इसका जो प्रारूप होता है वो होता है .pptx। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है, जैसे प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, तो इससे भी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपकी जो फाइल सेव रहती है, ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट इसका नाम रहेगा। पेज जो होते हैं इनके पेज को कहा जाता है स्लाइड। जैसे इसकी पेज, इसका स्लाइड होगा, इसकी सीट होगी, और इसका जो होता है वो पेज का पेज ही रहता है, ठीक है जी। तो ये अपने एम एस ऑफिस के जो मुख्य मेन जो बातें थी। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी इनके बारे में अपने बिल्कुल जो जब इनके क्वेश्चन करेंगे शाम का जो सेशन रहेगा 8 बजे के बाद का, उसमें अपने इनको अच्छे से समझेंगे, हर क्वेश्चन को एक अच्छे विश्लेषण के साथ। यानी कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एम एस एक्सेल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि सीट 1 होती है, सीट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अपने को कितनी सीटें इंसर्ट करनी है, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्या इनका जो फॉर्मेट रहता है, वो सारी चीज़ें अपने उनको अच्छे से विस्तृत रूप से समझेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने इसके बारे में समझ लेते हैं कि इनका फॉर्मेट कैसा होता है। यानी अपने कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो सबसे पहले उसका ढांचा खुलता है। तो ढांचे की बात करें तो ढांचे के अंदर अपने पास क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि चाहे वो वर्ड है, ठीक है जी, चाहे वो एक्सेल है, चाहे उसका पावर पॉइंट है, आपके पास ये तीनों के लगभग सेम रहेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर अपने को क्या क्या है तो देखें तो सबसे पहले अपने पास एक इस प्रकार से एक विंडो खुलेगी, यानी आपने जो भी फंक्शन खोला उसका एक विंडो खुलेगी। ठीक है जी, अपने पास एक विंडो खुल गई। जैसे
यानी कहने का मतलब अपने इस प्रकार से एक विंडो खुलती है। इस विंडो के ऊपर जो सबसे पहले मैंने ऊपर की जो पट्टी बनाई है, ठीक है ना, तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है टाइटल बार। टाइटल बार यानी टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि जो भी अपने फंक्शन खोला, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने वर्ड खोल रहे हैं, तो वर्ड 1 के अंदर अपने को फाइल का नाम क्या मिलेगा भाई, डॉक्यूमेंट 1। तो यानी इस फाइल का जो शीर्षक है वो क्या है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। उसके बाद यदि अपनी बात करें एक्सेल खोला हुआ है तो एक्सेल के अंदर क्या आएगा, बुक 1 आएगा। और यदि पावर पॉइंट की बात करें तो प्रेजेंटेशन 1 होता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो 3 यानी आपका ये टाइटल बार होगा, इसके अंदर कोई भी टाइटल हो सकता है, इसका आप अपना नाम लिख सकते हो। तो आप यदि आप अपने नाम से सेव कर दोगे तो यहाँ टाइटल जो आएगा वो आपके नाम से आएगा। उसके बाद यहाँ यदि बात करें तो इसके अंदर 3 बटन होते हैं। यानी पहला जो बटन होता है ये होता है मिनिमाइज, दूसरे की बात करें तो मैक्सिमाइज, और तीसरे की बात करें क्लोज। यानी इस प्रकार से आपके पास 3 बटन होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। यदि आपने इसको किसी भी प्रोग्राम को बंद करना है तो आप क्या कर सकते हो, Alt प्लस F4। यदि आप Alt प्लस F4 करते हो तो आपका फंक्शन बंद हो जाएगा। और मिनिमाइज की बात करें तो आप विंडो बटन के साथ D या M का प्रयोग भी कर सकते हो। और इसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है जी, या इसका रिस्टोर तो वैसे तो नहीं होता, इसका मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है कि आपने इस प्रोग्राम को आधी स्क्रीन पे देखना है या पूरी स्क्रीन पे देखना है। यदि आपने किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज किया हुआ है और वापस उसको ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो कि Alt के साथ टैब का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी आपने मिनिमाइज किए हुए प्रोग्रामों को वापस खोल सकते हो। लेकिन ये मैक्सिमाइज की क्लोज नहीं होती। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि आपने उसको आधी स्क्रीन पे देखना है या फुल स्क्रीन पे देखना है, ठीक है जी। उसके ठीक जस्ट नीचे यानी ये आपका जो हो गया वो हो गया टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे जो होता है वो होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपके पास क्या रहेंगी, कुछ मेन्यू रहेंगे। और मेन्यू को जो होता है कहा जाता है टैब। मेन्यू को क्या कहा जाता है, टैब। यानी टैब की बात करें तो टैब के अंदर अपने पास अलग अलग टैब होंगी। यदि बात करें वर्ड की, एक्सेल की या पावर पॉइंट की, तो इनके अंदर लगभग आपके पास पुराने जो सॉफ्टवेयर थे इनके अंदर 7 टैब थी। लेकिन आगे जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ा दी गई है। जैसे 2019 की बात करें तो जो आपका पेज लेआउट था, यानी पहले अपने पास कितनी टैब थी, 7। इसके अलावा 2 अतिरिक्त टैब होती थी, जैसे एक तो फाइल और एक फॉर्मेट। लेकिन अभी जो है इसके अंदर एक टैब है पेज लेआउट, ठीक है जी। अब इस पेज लेआउट को क्या कर दिया, 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। एक तो आपका कर दिया डिजाइन और दूसरा आपका कर दिया लेआउट। यानी इस प्रकार से यदि आपने बात करें तो टोटल यहाँ 7 की बजाय 8 होगी और यहाँ टोटल 2 और जोड़ते हैं तो 10 टैब हो गई। उसके बाद ठीक इसके जस्ट नीचे क्या अपने पास होता है, मेन्यू बार। क्या होता है भाई, मेन्यू बार। यानी मेन्यू बार के अंदर जो आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जैसे आपने डिजाइन वाला सेलेक्ट किया तो डिजाइन से संबंधित जितने भी फंक्शन है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपने लेआउट का सेलेक्ट करते हो तो लेआउट का, फाइल का सेलेक्ट करते हो तो फाइल के फंक्शन है, फॉर्मेट का सेलेक्ट करते हो तो फॉर्मेट के। तो ये कहाँ होता है भाई, मेन्यू बार के ठीक नीचे होता है फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार या इसे कहते हैं रिबन। इसको आपने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो आप कंट्रोल के साथ F1 का प्रयोग कर सकते हो। तो आपकी जो रिबन है वो मिनिमाइज हो जाएगी और मैक्सिमाइज भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ जैसे मैं पहले स्केल बना रहा था, यहाँ स्केल होता है, ये दोनों तरफ होता है, ठीक है जी। एक यहाँ पे ये जो आता है, ये आता है आपका मार्जिन सेट करने के लिए। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है रूलर बार। क्या कहलाएगा, रूलर बार। इसके अलावा मैंने यहाँ एक ये वाली जो पट्टी बनाई, इस पट्टी के अंदर इस प्रकार से एक सिंबल्स होता है, ये जो कहलाता है स्क्रॉल बार होते हैं। एक तो ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। यानी आपके पास स्क्रॉल बार होते हैं और स्क्रॉल बार कितने, 2 होते हैं। एक तो आपका इस प्रकार से, यानी ये वाला जो है ये है वर्टिकल, और यदि इसकी बात करें तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल। और ये कब एक्टिव होता है, जब इस आपका जो पेज है वो पेज से ज़्यादा बड़ा अपने जूम कर लेते हैं तो ही ये शो होता है हॉरिजॉन्टल। अन्यथा आपके पास वर्टिकल वाला रहता है, यानी पेज को स्क्रॉल करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पे यदि यानी ये बॉक्स वाला बनाया जो मैंने, ये जो वाला जो बॉक्स होता है
ये जो कहलाता है, ये कहलाता है जूम स्लाइडर। ठीक है जी, ये अपने उसमें आगे बात करेंगे। कहने का मतलब यहाँ 10% से लेके जैसे 500%, 400% एक्सेल की बात करें तो 400%, उसके बाद पावर उसमें MS पेंट की बात करें तो 12.5 से लेके 800% तक, वैसे ही पावर पॉइंट के अंदर इस प्रकार से इसका जो ये वाला रेशो है ये अलग रहता है 10% से लेके अपने 500% तक, यदि MS वर्ड की बात करें। ठीक है जी, तो ये आपका रहता है। उसके बाद यहाँ आपके पास बात आती है स्टेटस बार की, स्टेटस बार। ठीक है जी, और स्टेटस आपको पता है कि स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, यानी आपने स्टेटस किस कोई भी चीज़ का अपने स्टेटस लगाते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि इसकी क्या है, क्या कंडीशन है, क्या कुछ है। ठीक है ना, तो यहाँ आपके पेज के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा पेज किस प्रकार का है, कैसे काम कर रहा है, कितने आपने अक्षर लिख दिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो ये आपका जो रहता है एक फॉर्मेट रहता है, चाहे वो वर्ड का है, चाहे एक्सेल का है, चाहे पावर पॉइंट है। लेकिन सिर्फ चेंजिंग किस में आती है कि आपके पास जो टैब है, यानी वो टैबों में थोड़ा बहुत रहता है। यदि बात करें कि इसके MS वर्ड के, मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है आपने पाठ्य सामग्री तैयार करना है, और इसका मैंने आपको बताया कि सारणी तैयार करनी है, यानी आपने कोई बिल बनाना है। आप किसी भी प्रकार के यदि आप बिल बनाना चाहते हो आपने बिल, कोई भी सारणी या मार्कशीट, ये आप किसके द्वारा, एक्सेल के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना जो मेन बातें थी MS वर्ड के बारे में वो होगी। इसके अलावा जो इसके मेन्यू बार होते हैं वो मेन्यू बार अपने एक बार कल जो भी शाम को जो क्लास होगी क्वेश्चन वाली उसके अंदर अपने क्लियर कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से उठ रहे हैं। यदि कोई भी आपके जो पास, जैसे अपने पास 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शनों को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि अपने पास कोई भी ऐसा डाउट ना रहे कि तक कोई समझ में ना आए। उसके बाद अपने नए टॉपिक की बात करें तो अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेट, यानी इंटरनेट होता क्या है। सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट होता क्या है, तो यहाँ बात करें तो इंटरनेट यानी ये इसके 2 शब्द बन सकते हैं। पहला तो ये है, एक तो है इंटर और दूसरा है नेट। ठीक है जी, पहला शब्द क्या है, इंटर, और दूसरा जो शब्द है वो है नेट। पहला जो शब्द क्या आया, इंटर, दूसरा नेट। यदि इंटर की बात करें तो यह इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, और दूसरा नेट की बात करें तो इसका मतलब होता है नेटवर्क, यानी इंटरनेशनल। इंटर का मतलब होता है, इंटरनेशनल का मतलब होता है विश्व स्तरीय, और नेटवर्क का मतलब हो गया जुड़ाव, विश्व स्तरीय जुड़ाव। तो कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इसीलिए इंटरनेट को क्या कहा जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क, क्योंकि ये विश्व स्तर पर फैलता है तो इसे कह सकते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। बहुत बार पूछा जाता है कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है, तो अपने कह सकते हैं नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है वो होता है इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, इंटरनेट। और इसके अलावा इसी इंटरनेट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है, सूचनाओं का सुपर हाईवे। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से अपने किसी भी सूचना को कभी भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो एक प्रकार से ये अपना एक संसाधन हो गया, एक रास्ता हो गया। इसीलिए नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा रास्ता होता है तो वो अपना क्या कहलाता है, हाईवे कहलाता है ना। तो इसलिए अपने कह सकते हैं इंटरनेट को क्या कह सकते हैं, सूचनाओं का सुपर हाईवे। अब बात आती है कि सबसे पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था या किस क्षेत्र में यूज किया गया। तो सर्वप्रथम जो यूज किया गया था वो किया गया था अर्पानेट। पहला जो नेटवर्क बना था, पहला जो नेटवर्क था वो था अर्पानेट। और कब बना, ये बना था द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। यानी पहला जो नेटवर्क बना वो कब बना, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बना। और किस क्षेत्र में, नॉर्मल सी बात है, विश्व युद्ध
कोई नॉर्मल व्यक्ति तो करेगा नहीं। तो विश्व युद्ध जो किया था तो सेनाओं द्वारा किया गया था। तो कह सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में पहला जो नेटवर्क बना था उसका यूज किया गया था। ठीक है जी, तो ये अपना नेटवर्क यानी इंटरनेट। उसके बाद अपने इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से पढ़ें कि यानी अपने पास नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क के प्रकार। ठीक है जी, नेटवर्क के प्रकार की बात करें तो नेटवर्क होते हैं 4 प्रकार के। नेटवर्क कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला जो नेटवर्क का प्रकार है वो है पैन। दूसरे की बात करें लैन। तीसरे की बात करें मैन। और चौथे की बात करें तो वैन। ठीक है जी, यहां बात आती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे आपने ब्लूटूथ है या आपकी जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जो आपका नेटवर्क काम कर रहा है वो आपका क्या होगा? पर्सनल एरिया। उसके बाद बात करते हैं लोकल एरिया। लोकल एरिया का मतलब होता है कि आपने कोई एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर अपने कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका भाई? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, यानी लोकल एरिया नेटवर्क आपका एक निश्चित क्षेत्र में किसी नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका क्या रहेगा? लोकल है। उसके बाद तीसरे की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी ये 2 शहरों को जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद 4 नंबर की बात करें तो ये आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। यानी पूरे विश्व स्तर पर कोई फैला हुआ नेटवर्क है, यानी चारों तरफ जो फैला हुआ नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। यदि उदाहरण की बात करें तो WWW ये एक आपका सबसे बड़ा नेटवर्क, और इसकी जो खोज की थी वो टिम बर्नर ली ने की थी 1990 के अंदर। ठीक है जी, 1990 के अंदर आपका जो नेटवर्क था WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी, तो ये आपका एक नेटवर्क रहेगा। अब अपने बात करते हैं कि ठीक है जी, नेटवर्क तो अपना ठीक है, अपना एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन उसी नेटवर्क को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अपने जब नेटवर्क जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी अपने किसी के साथ जुड़ रहे हैं, पहली बात होगी जुड़ना। उसके बाद दूसरी बात, जुड़ने के बाद कुछ रूल्स कुछ नियम्स होंगे, उन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि नेटवर्क का जो आपसी जुड़ाव होता है, नेटवर्क का आपसी जुड़ाव, यह कहलाता है टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क का आप सबसे पहली बात आती है कि आपस में जुड़ना नेटवर्क होता है। आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा? नेटवर्क। ठीक है जी, और जब जुड़ जाएंगे और जुड़ने का जो तरीका होगा, आपस में जुड़ने का जो तरीका, या इसे कह सकते हैं तो तरीका, यानी आपसी जुड़ाव या तरीका क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। बात करते हैं टोपोलॉजी की कि टोपोलॉजी क्या होता है, तो कह सकते हैं कि आपसी जुड़ाव जो होता है वो टोपोलॉजी होता है। और ये जो टोपोलॉजी होती है ये होती है 6 प्रकार की। टोपोलॉजी कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो नंबर 1 मेश, नंबर 2 बस, नंबर 3 ट्री, नंबर 4 5 रिंग और 6 नंबर स्टार। सबसे जो उच्च क्वालिटी की टोपोलॉजी होती है वो होती है स्टार, क्योंकि
ये जो स्टार टोपोलॉजी यानी मतलब ये होता है कि जुड़ाव का मतलब क्या होता है। जैसे बस की बात करें तो बस के अंदर अपने क्या होते हैं, इस प्रकार से यहाँ एक नेटवर्क है, इस प्रकार से। यदि मान के चलो कि आपका यहाँ सर्वर है, ये आपका जो सर्वर था, ये आपका जो सर्वर था, लेकिन यहाँ से यदि ये वाला पीसी खत्म हो गया, यानी ये काम करना बंद कर गया, तो यहाँ से इनके सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। तो इसीलिए जो उच्च क्वालिटी की होती है स्टार, यानी आपका जो सर्वर यहाँ रहता है इसके इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है जी। यहाँ यदि ये डैमेज हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए सबसे उच्च क्वालिटी की जो टोपोलॉजी होती है वो होती है स्टार। अब बात आती है कि ठीक है जी, जुड़ना नेटवर्क हो गया, और जुड़ाव जो आपसी में जुड़ाव है वो टोपोलॉजी हो गया। उसके बाद जब जुड़ने के बाद कुछ रूल्स होते हैं, यानी उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल नेटवर्क के नियम एवं निर्देश, यानी आपने किस हिसाब से जुड़ना है, कैसे करना है, क्योंकि अपने डाटा किसी के साथ अटैच होते हैं तो नॉर्मल सी बात है अपने सारा कंप्यूटर का डाटा इधर उधर से शेयर होता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि नेटवर्क तो ठीक है, नेटवर्क बन गया अपना, बहुत अच्छा बन गया, और उनको अच्छे तरीके से जोड़ भी दिया, सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। उन रूल्स की बात करें तो अपने पास यानी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स की बात करें जैसे आपके पास SMTP, HTTP, HTTPS, कोई भी वेबसाइट होती है उसके आगे इन दोनों प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी एक सिक्योर यदि वेबसाइट की बात करें तो उसके आगे क्या लगा होता है, HTTPS, यानी उसके बाद अपने पास ISP, इंटरनेट सर्विस, IP, और IP का मतलब होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब अपने बात करते हैं कि IP क्या होता है। तो IP क्या होता है कि एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है, जो क्या करता है कि कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए अपने पास एक निश्चित पता देता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, IP एड्रेस। जैसे कि 192.168.0.1, ये आपके पास एक IP एड्रेस है। यदि बात करें कि IP एड्रेस वैध और अवैध की बात करें तो अपने पास IP एड्रेस जो होता है वो 0 से लेकर 255 अंक तक ही हो सकता है। यदि IP एड्रेस 192.156.256.256. यदि आपके पास IP एड्रेस है तो ये आपका एड्रेस वैध नहीं होगा। वैध कैसे होगा, 192.156.255.255, या कह सकते हैं 156 की बजाय 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को पता होना चाहिए उसमें अंक कितने होने चाहिए, 0 से लेके 255 तक। और IP एड्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो IP4 होता है और एक IP6 होता है, ठीक है जी। तो ये आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इन्हीं IP एड्रेस के माध्यम से अपने किसी कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद अपने पास यदि इंटरनेट कनेक्शन है तो इंटरनेट कनेक्शन के अंदर अपने पास देखो नेटवर्क को जोड़ने के लिए कुछ डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मोडेम की बात कर लें, मोडेम अपने वैसे पढ़ चुके हैं कि मोडेम क्या होता है। वो क्या करता है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के काम आता है। अब अपने पास मोडेम यानी कनेक्शन कर लिया, मोडेम लगवा लिया, तो मोडेम के साथ अपने को और भी डिवाइसें आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपने नेटवर्क बनाएंगे, तो नेटवर्क बनाएंगे तो देखो भी अपने को स्विच की जरूरत पड़ सकती है, हब की जरूरत पड़ सकती है, और ब्रिज की भी जरूरत, यानी अपने पास 2 बिल्डिंग हैं और 2 बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग तक ले जाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बीच में हब या ब्रिज लगाना पड़ेगा ताकि नेटवर्क क्रैश ना हो। क्योंकि अपने यदि किसी दूसरी जगह नेटवर्क को लेके जाते हैं तो नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है वो आने लग जाती है, इसीलिए अपने को स्विच, हब या इनकी ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ केबल्स होती हैं जैसे कोएक्सी केबल होती हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है कि एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए काम में ली जाती है। अब अपने आगे बात करते हैं कि अपने पास यदि इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है जी, ये बात ठीक है, अपने इंटरनेट पढ़ लिया कि इंटरनेट अपने पास चल रहा है, अच्छा ठीक है। अब अपने बात करें कि जो राजस्थान सरकार की एक पहल है SSO, क्या है, SSO, और SSO के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि SSO है क्या। ये एक एकल लॉगिन से राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्तियां, कोई भी सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचने के लिए काम में लिया जाता है। यानी SSO के माध्यम से आप राजस्थान सरकार की कोई भी योजना है, किसी भी प्रकार का कुछ आपने फॉर्म भरना है,
कोई कॉलेज का फॉर्म भरना है तो आप इसके माध्यम से भर सकते हो। तो ठीक है, तो ये अपने कह सकते हैं सिंगल साइन ऑन। ये इसके माध्यम से, जैसे कि अपने गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म आते हैं, कोई वैकेंसी की भर्तियां आती हैं, तो सारी अपने, और राजस्थान सरकार की जैसे कोई भी योजना है तो उसके माध्यम से अपने यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है जी। अब अपने इसके अलावा जो SSO के अलावा जो भी बातें हैं, जैसे इसके अलावा जन आधार अपना है, ये भी एक योजना के तहत अपने को दिया जाता है कि SSO ID के माध्यम से। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप SSO ID के माध्यम से यूज़ करो, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपने को। लेकिन इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? यदि डिजिटल सेवाओं की बात करें तो ये डिजिटल सेवा का एक उदाहरण है। क्या है? डिजिटल सेवाओं का उदाहरण है, ताकि आपको भौतिक सत्यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास ना जाना पड़े। आपने यहाँ से फॉर्म अपना फिलअप की दिया और अगले ने जाके उसका, जहाँ पे भी जिस डिपार्टमेंट का आपने फॉर्म भरा है वहाँ उसके पास चला जाएगा और वो अपना सारा काम कंप्लीट कर देगा। तो इसीलिए एक राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है SSO। ठीक है जी। उसके बाद अपने बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है जी, वेबसाइटें थी। उसके अलावा अपने पास बहुत सारी वेबसाइटें आती हैं, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे नेटवर्क की है, चाहे कोई संगठन है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वेबसाइट्स की, यानी कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट्स आती हैं तो वो आती हैं, यानी एक वेबसाइट की बात करें तो कि वेबसाइट बनती कैसे है, तो अपने पास आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट होती है www.google.com। ये एक अपने पास वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के अपने पास क्या हो गए? 3 हिस्से हो गए। इसके आगे एक URL भी लगा होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये URL क्या करता है? एक संसाधन है, एक वेब संसाधन का पता है। उसके बाद ये अपने बात कर चुके हैं www के बारे में। उसके बाद गूगल की बात करें तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। गूगल क्या है भाई? सर्च इंजन। इसके माध्यम से आप बहुत सारी सूचनाएं एक ही जगह पा सकते हो। उसके बाद जो अंतिम जो लिखा हुआ है .com, ये कहलाता है DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। आप इस डोमेन नेम सिस्टम के माध्यम से हर वेबसाइट को पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है .com, तो ये जो आपकी जो वेबसाइट है ये है कॉमर्शियल, यानी व्यापारिक क्षेत्र के लिए जो आपकी बनाई गई है, कॉमर्शियल हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन कौन सी आपके डोमेन नेम होते हैं? जैसे .gov, .edu, .net, .mil, .org, .in। ये जो हैं ये आपके क्या हैं भाई? डोमेन नेम। क्या है? डोमेन नेम। और उसके बाद सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन की बात करते हैं तो सर्च इंजन में गूगल, याहू, बिंग, आस्क, बायडू, ये जो आपके रहते हैं ये सर्च इंजन रहते हैं। अब इन्हीं सारी वेबसाइटों को चलाने के लिए अपने को जो आवश्यकता पड़ती है वो आवश्यकता पड़ती है ब्राउजर की। किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? ब्राउजर की। अब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसे किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम। इसके अलावा गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके पास कुछ ब्राउजर्स, सर्च इंजन एवं डोमेन नेम होते हैं जिनके माध्यम से अपने किसी भी चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि क्या कुछ कैसे कब करवाया गया ना, कहाँ से है लिया गया है, किस वेबसाइट का। यदि किसी वेबसाइट के आगे .edu लिखा हुआ है तो अपने समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये एजुकेशन से संबंधित है वेबसाइट है। और किसी के आगे यदि org लगा हुआ है तो अपने ये समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट थी ये ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संगठन की वेबसाइट है। उसके बाद जितनी भी वेबसाइटों के आगे gov लगा हुआ है प्लस में .in लिखा हुआ है तो अपने कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की है, राजस्थान की भी हो सकती है और भारत सरकार की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये आपका जो रहता है एक इंटरनेट से संबंधित। उसके बाद वेबसाइट कौन कौन सी होती है? जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन सी होती हैं? यानी ई कॉमर्स वेबसाइटें क्या होती हैं? सबसे पहले ई कॉमर्स क्या होता है?
यानी अपने ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का अपना यानी व्यापार, जो अपने इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो सारा क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। आपने देखा होगा कि स्नैपडील, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो जितनी भी वेबसाइटें हैं तो ये सारी क्या हैं, ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। अब बात आती है कि कोई भी अपने पास वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अपने ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो अपने किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो अपने पास यानी कह सकते हैं कि अपने पास क्या होता है, ऑनलाइन गेटवे होता है। ऑनलाइन गेटवे का मतलब होता है आपने जो भुगतान करना है, अपने पेमेंट का भुगतान किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन गेटवे के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। पहला जो ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी, यानी आप नगद पैसा दे सकते हो, आपने कोई ऑर्डर किया और ऑर्डर आने के बाद आप उसको पैसा नगद दे सकते हो। उसके अलावा आप डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो और नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल अपने पास एक और ऑप्शन आ गया यूपीआई का, ठीक है जी, यानी यूपीआई के माध्यम से अपने पेमेंट का ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है भाई, एक क्यूआर। क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, यानी आप किसी भी पेमेंट को क्यूआर के माध्यम से आसानी पूर्वक उसका जो भुगतान है वो कर सकते हो, ठीक है जी। तो अपने पास ये मेन मुख्य बातें थी। इसके अलावा अपने पास शॉर्टकट कीज हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे और ठीक है, कुछ फुल फॉर्म में हैं वो हो जाएंगी। अब अपने जो बाकी रहेगा वो शाम को अपने जब 8 सवा 8 या क्लास होगी आपके पास वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, लगभग आप 8:15 के समथिंग आपकी क्लास रहेगी, उसमें आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको अच्छे से करवा दिए जाएंगे। तो ये मेन जो चीज़ें होती हैं ये आपको एक बार बड़ी चीज़ें बता दी गई हैं ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यानी निकल जाए, उसके बाद आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सको। धन्यवाद।